India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई के दौरान मंगलवार को उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी को फटकार लगाई। कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर अथॉरिटी की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब आप नींद से जागे हैं। कोर्ट ने आयुष विभाग पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और साथ ही कोर्ट की अगली सुनवाई के दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चीफ को भी अपने बयान पर कोर्ट के तीखे सवालों का सामना करना पड़े। मुकुल रोहतगी ने आईएमए अध्यक्ष के बयान से अदालत को वाकिफ कराया है और इस पर कोर्ट ने कहा है कि उनके बयान को रिकॉर्ड पर लाया जाए। ये बेहद गंभीर मामला है और इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी को पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कई वर्षों तक निष्क्रियता बरतने में विफलता के लिए फटकार लगाई है। उत्तराखंड के आयुष विभाग के लाइसेंसिंग विभाग की तरफ से बताया गया है कि हमने पतंजलि के 14 उत्पादकों के निर्माण पर रोक लगा दी है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि आपने जो पतंजलि 14 दवाओं के उत्पादन को निलंबित किया है वो कब तक के लिए किया है। आयुष विभाग ने कहा कि उन्हें संबंधित विभाग के पास 3 महीने के भीतर अपील दाखिल करनी होगी। कोर्ट ने कहा आपको ये सब पहले ही करना चाहिए था। साथ ही ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी के ज्वाइंट डायरेक्टर मिथिलेश कुमार से पूछा कि पिछले 9 महीने में आपने क्या कार्रवाई की। अगर पिछले हलफनामे पर जाए तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपने पिछले 9 महीने में क्या किया, ये हलफनामा दायर कर बताएं। आप बाद में ये मत कहिएगा कि आपको मौका नहीं दिया गया। कोर्ट ने मिथिलेश कुमार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि वो केवल पोस्ट ऑफिस की तरह काम कर रहे हैं, वे सिर्फ शोकॉज नोटिस ही भेजते रहे हैं। उत्तराखंड आयुष विभाग के लाइसेंसिंग अथॉरिटी के हलफनामे पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह का ढीला रवैया उचित नहीं है। आपको हलफनामा दाखिल करते वक्त चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम आपका हलफनामा अस्वीकार करते हैं और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हैं। कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड आयुष विभाग के लाइसेंसिंग विभाग ने कुछ 5 हलफनामे मिथिलेश कुमार, गिरीश स्वास्तिक, सुरेश, राजीव कुमार वर्मा और विवेक कुमार शर्मा की तरफ से दाखिल हुए। हम हलफनामे से संतुष्ट नहीं हैं। विभाग ने 10 अप्रैल के बाद कार्रवाई की। विभाग की तरफ से 10 दिनों में नया हलफनामा दाखिल करने की मांग को अनुमति देते हुए 14 मई को मामले की सुनवाई तय कर दी गई। साथ ही कोर्ट ने कहा कि रोहतगी ने आईएमए के अध्यक्ष के जिस बयान का जिक्र किया है उसे 2 दिनों में उसकी डिटेल रजिस्ट्री में दी जाए। बाबा रामदेव और बालकृष्ण की तरफ से मुकुल रोहतगी ने कहा कि आपके आदेश के मुताबिक हमने जो माफीनामा पेपर में दिया था उसे रजिस्ट्री में हमने जमा कर दिया है। कोर्ट ने पूछा कि आपने ओरिजिनल रिकॉर्ड क्यों नहीं दिए, आपने इसे ई फाइलिंग से क्यों किया है। हमने ओरिजिनल कॉपी मांगी थी, वो कहाँ है। वहीं रामदेव की तरफ से बलवीर सिंह ने कहा कि हो सकता है कि मेरी अज्ञानता की वजह से ऐसा हो गया हो। कोर्ट ने कहा कि माफीनामा देखकर कहा कि पिछली बार जो माफीनामा छापा गया था वो छोटा था और उसमें पतंजलि केवल लिखा था, लेकिन ये माफीनामा बड़ा है। इसके लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि उनको बात समझ में आई। आईएमए के अध्यक्ष का बयान मुकुल ने अदालत को बताया कि उन्होंने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि आईएमए के अध्यक्ष का बयान रिकॉर्ड पर लाया जाए। ये बेहद गंभीर मामला है, इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं।
बाबा रामदेव की तरफ से अगली सुनवाई में पेशी से छूट की मांग की। बाबा रामदेव से इसका कारण पूछा। हालांकि कोर्ट ने उन्हें अगली तारीख में पेशी से छूट की अनुमति दे दी। आईएमए के अध्यक्ष अशोकन ने समाचार एजेंसी में दिए गए बयान को कोर्ट के सामने उठाया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम इस पर बाद में विचार करेंगे। दरअसल आईएमए के अध्यक्ष अशोकन ने समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा था कि ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए और प्राइवेट डॉक्टर की प्रैक्टिस की आलोचना की। अस्पष्ट बयानों ने प्राइवेट डॉक्टर का मनोबल कम किया है। हमें ऐसा लगता है कि उन्हें देखना चाहिए था कि उनके सामने क्या जानकारी रखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा फंड के कथित गबन को लेकर पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ लंबित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सिंघल की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसके द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया। पक्षकारों को सुनने के बाद जस्टिस खन्ना ने आदेश दिया, हम दिए गए फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है, इसलिए विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। हमें आशा है कि विश्वास है कि मुकदमा तेजी से आगे बढ़ेगा। हालांकि सिंघल को बदली हुई परिस्थितियों के मामले में जमानत के लिए प्रार्थना को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता दी गई है। यह मुकदमा उसके सह अभियुक्त के लिए जिम्मेदार नहीं होने वाले कारणों से लंबा हो जाता है। ये फैसला तब आया जब ईडी ने अदालत को सूचित किया कि जिन 17 गवाहों से पूछताछ की मांग की गई उसमें से 12 पहले ही गवाही दे चुके हैं। सुनवाई की शुरुआत में ईडी के लिए एएसजी एसबी राजू ने कहा कि सिंघल ने हिरासत में काफी समय अस्पतालों में बिताया और दूसरी ओर पूजा सिंघल के लिए सीनियर वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया कि मामले में 16 एफआईआर दर्ज की गई है। वकील की बात सुनने के बाद जस्टिस खन्ना ने अग्रवाल से कहा कि ये असाधारण मामला है। न्यायाधीश ने बताया कि सिंघल के खिलाफ आरोप काफी गंभीर है और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट से बरामद नकदी की राशि यानी कि 17 करोड़ 7 लाख भी काफी है। जब राजू ने जांच की स्थिति से अवगत कराया तो अग्रवाल ने आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा 19 के बजाय 33 गवाहों का हवाला दिया गया। हालांकि जस्टिस खन्ना ने 19 गवाहों के संबंध में ईडी के बयान दर्ज करके आगे बढ़े और सिंघल के वकीलों से टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई मिशनरी एनजीओ के खिलाफ टिप्पणी को लेकर ही तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अन्नामलाई के खिलाफ मुकदमे पर रोक सितंबर तक बढ़ा दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ 8 फरवरी की मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अन्नामलाई के विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी। इसमें नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में निचली अदालत की कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया गया था और 26 फरवरी को अन्नामलाई की याचिका पर शिकायत को लेकर नोटिस जारी किया गया और ऐसे में जब अदालत ने मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगाई और अस्थायी राहत भी दी तो प्रतिवादी शिकायत के वकील के अनुरोध के मद्देनजर मामले को 9 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जस्टिस खन्ना ने कहा कि उस समय तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा। यूट्यूब इंटरव्यू में अन्नामलाई ने कथित तौर पर कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग के लिए ईसाई मिशनरी एनजीओ जिम्मेदार हैं। उनके बयान ने बहुत ध्यान और विवाद आकर्षित किया है। सोशल मीडिया पर इंटरव्यू की वीडियो क्लिपिंग के प्रसार के बाद पर्यावरणविद वी पीयूष द्वारा शिकायत दर्ज की गई और जिसमें चिंता व्यक्त की गई कि टिप्पणियों से समुदाय के बीच नफरत भड़क सकती है। शुरुआत में अधिकारी द्वारा ठुकराए जाने के बाद पीयूष ने सलेम में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 156(3) और 200 लागू की है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आईपीसी की धारा 153(a) और 505(1)(b) के तहत प्रथम दृष्टया मामला पाए जाने पर अन्नामलाई को समन जारी किया है। समन पर पूरी कार्रवाई को चुनौती देते हुए अन्नामलाई ने तर्क दिया है कि उद्देश्य सांप्रदायिक कलह को बढ़ावा देना नहीं था। उन्होंने शिकायत के समय पर प्रकाश डाला है। इंटरव्यू के लगभग 400 दिन बाद दायर किया गया। इस दौरान उनके भाषण के आधार पर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मद्रास हाईकोर्ट ने उनकी याचिका जो है उसको खारिज करते हुए अन्नामलाई के बयानों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर जोर दिया जिन्हें सांप्रदायिक रंग माना गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में ये घोषणा की गई है और इसकी मांग भी की गई है कि जो व्यक्ति मुस्लिम पैदा हुआ लेकिन आस्तिक नहीं रहा, यानी गैर आस्तिक मुस्लिम पर शरीयत कानून लागू नहीं होगा। याचिका केरल के सफिया पीएम नाम की महिला ने दायर की है। उसने कहा है कि वह आस्तिक नहीं है, इसीलिए विरासत के संबंध में मुस्लिम पर्सनल लॉ के बजाय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 द्वारा शासित होना चाहिए। याचिकाकर्ता पूर्व मुसलमान के एक संगठन के अध्यक्ष भी हैं और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने विस्तृत चर्चा के बाद इसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए याचिका पर भारत संघ और केरल राज्य को नोटिस जारी करने का फैसला किया है। पीठ ने अटॉर्नी जनरल से कानून अधिकारी को नामित करने का अनुरोध किया जो न्यायालय की सहायता कर सके। मामला जुलाई 2024 के दूसरे सप्ताह में पोस्ट किया जाएगा। शुरुआत में पीठ ने याचिकाकर्ता के प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त की कि नॉन बिलीवर मुस्लिम पर शरीयत अधिनियम लागू नहीं होगा। पीठ ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी व्यक्ति पर पर्सनल लॉ लागू न होने की घोषणा कैसे कर सकता है, जबकि याचिकाकर्ता ने किसी भी वैधानिक प्रावधान को चुनौती नहीं दी। प्रधान ने कहा है कि पर्सनल लॉ के अनुसार कोई मुस्लिम व्यक्ति वसीयत के जरिए अपनी संपत्ति के 1/3 से अधिक की वसीयत नहीं कर सकता है। बता दें आपको, उन्होंने बताया है कि याचिकाकर्ता के पिता भी आस्तिक नहीं है, लेकिन वकील ने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं पुरुष उत्तराधिकारियों के केवल 1/3 हिस्से की ही हकदार हैं। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने की याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में डाली थी उस पर सुनवाई हुई। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जो बयान लिए गए उनकी परिस्थितियों और फिर गिरफ्तार के हालत की जानकारी देंगे। और कोर्ट ने पूछा कि क्या कोई दस्तावेज है जिससे ये पता चल सके कि किस दस्तावेज पर भरोसा किया गया और किस पर नहीं। सिंघवी ने कहा कि नहीं। कोर्ट ने कहा आप कह रहे हैं कि जो सामग्री मौजूद है उसको नजरअंदाज किया गया तो दिए गए मानदंडों विफलता होगी और गिरफ्तारी भी केवल तभी हो सकती है जब वह अपराध में शामिल हो, न कि केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। सिंघवी ने कहा कि मुंगता रेड्डी ने 5 महीने बाद बेटे के लगातार जेल में रहने के कारण पिता ने बेटी की जमानत के लिए और एनओसी हासिल करने के लिए 16 से 17 जुलाई को केजरीवाल को फंसाने की साजिश में बयान दिया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से कई सवाल के जवाब देने को कहा। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईडी से आम चुनावों से पहले गिरफ्तारी के कुछ वक्त पर सवाल भी पूछते हुए पहला बताने को कहा कि आप बताएं कि आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों। दूसरा, क्या न्यायिक कार्रवाई के बिना ही यहाँ जो कुछ हुआ है उसके लिए आप आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। इस मामले में अब तक कुर्की की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और यदि कोई हुई है तो दिखाएं कि मामले में केजरीवाल कैसे शामिल है। नंबर 3, जहां तक मनीष सिसोदिया मामले की बात है उनके विषय में याचिकाकर्ता और रिस्पोंडेंट के निष्कर्ष हैं, लेकिन हमें ये बताए कि केजरीवाल का मामला अभी कहां है। उनका मानना है कि धारा 19 की सीमा जो अभियोजन पर जिम्मेदारी डालती है न कि आरोपी पर, काफी ऊंची है और इस प्रकार नियमित जमानत की मांग नहीं होती क्योंकि वे धारा 45 का सामना कर रहे हैं और जिम्मेदारी उन पर आ गई है। तो हम इसकी व्याख्या कैसे करें। नंबर 5, कार्रवाई शुरू होने और फिर गिरफ्तारी आदि की कार्रवाई के बीच का इतने समय का अंतराल क्यों। कोर्ट ने कहा कि जीवन और आजादी महत्वपूर्ण सवाल है। कोर्ट 3 मई को सुनवाई करेगा, उससे पहले ईडी अपना जवाब देगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आगामी लोकसभा चुनाव में दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में नामांकन फॉर्म भरने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पुलिस सुरक्षा प्रदान की।
जस्टिस अनूप कुमार मेंदुरत्ता ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 चुनाव की प्रक्रिया में भागीदारी सहित राज्य गतिविधि के सभी क्षेत्रों में कानूनों की समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है और अदालत ने कहा कि यौन अभिविन्यास या जेंडर पहचान के आधार पर कोई भी भेदभाव कानून के समक्ष समानता को खराब करता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। संविधान के तहत गारंटीकृत ट्रांसजेंडर के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें लागू करने का कर्तव्य राज्य पर है और इसने राजन सिंह द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया, जो कि राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थित आम चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 12 अप्रैल को उनके कार्यालय में उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसके संबंध में उन्होंने पुलिस आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने 14 अप्रैल को भारत के चुनाव आयोग से आगामी चुनाव लड़ने के लिए सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। चुनाव की ओर से पेश वकील ने कहा कि चूंकि नामांकन प्रक्रिया 29 अप्रैल से शुरू हुई है, सिंह कानून के अनुसार आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है। अगर उन्हें किसी खतरे की आशंका है तो पुलिस उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम हो सकती है। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा है कि सिंह द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर कानून के अनुसार आगे और किया जाएगा गौर, साथ ही उसके नतीजे के बारे में 2 सप्ताह के भीतर सूचित भी किया जाएगा। और आइए अब समझते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के कर्मचारी के क्या हक होते हैं। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझने की कोशिश करते हैं। The Kerala High Court recently ruled that employees of cooperative societies like Charpasle Cooperative Hospital are entitled to benefits under the labor welfare laws. The court held that the Kerala Cooperative Societies Act of 1969 doesn't exclude them from these benefits. Specifically, employees can claim benefits from laws such as Kerala Shop and Commercial Establishment Act, Minimum Wages Act, Maternity Benefit Act, and Kerala Industrial Establishment Act. The decision came after a dispute where a labor officer demanded compliance documents from the hospital, which argued that its employees were solely governed by the Cooperative Societies Act. The court disagreed, stating that cooperative societies are considered establishments under the Shop and Establishment Act. Thus, the hospital must adhere to various labor laws and maintain necessary records. Ultimately, the court dismissed the hospital's petition, affirming the applicability to labor laws to cooperative societies. और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.